एक चीख ने पूरी वाटिका को हिलाकर रख दिया था। उस चीख में मौत की ललकार थी और साथ ही साथ बचाव की पुकार भी। वो चीख ऐसी थी जैसे कोई खुद को बचाने के लिए पुकार लगा रहा था, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। मगर वाटिका में दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो उस चीख को सुनकर पेड़ के नीचे दबे हुए आर्यन को बचाने के लिए वहां पहुंच पाए। वहीं दर्द से छटपटाता हुआ आर्यन उन लगभग 2 से 3 पेड़ों के नीचे बेबस और लाचार दबा हुआ पड़ा था। जैसे ही आर्यन केले के उस पेड़ के साथ साथ जमीन पर टपका, उस वक्त तक आर्यन के हाथों ने केले के फल की उस बड़ी डाल को पकड़ा हुआ था। जब वो पेड़ नीचे गिरा तो आर्यन का एक हाथ भी उस बड़ी डाल के नीचे फंसकर उलझ कर रह गया, जिसकी वजह से आर्यन का एक हाथ फिलहाल उसकी मदद करने लायक नहीं था। तो वहीं बवंडर की तेज हवा के आगे जब अगल बगल के पेड़ भी टिक नहीं पाए तो वो सभी पेड़ भी उखड़कर सीधा आर्यन के ऊपर जा गिरे। एक पेड़ की डाल चटक कर आर्यन के दाहिने पैर पर जा गिरी, तो वहीं बाकी पेड़ों ने आर्यन को अपने नीचे लपेट लिया था। आर्यन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। आर्यन उन सभी पेड़ों के नीचे उलझ चुका था। उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बस एक ही बात फिलहाल अच्छी थी कि इसके अलावा आर्यन को कोई और चोट नहीं आई थी। पेड़ों की ऊंची नीची डालों की वजह से आर्यन का बाकी बदन सुरक्षित था, क्योंकि पेड़ की डाल पहले ही जमीन से टिक चुकी थी, जिसने उस वजनदार पेड़ को नीचे आने से रोक लिया था। अगर गलती से भी वो पेड़ तने सहित नीचे गिरता तो आज आर्यन का काम यहीं तमाम हो जाता। मगर कहते हैं कि जब तक इंसान अपने मुख्य मकसद में कामयाब नहीं हो जाता और उसके इरादे टूटकर अपंगता की बेड़ियां नहीं पहन लेते, तब तक मौत क्या, मौत के तरीके क्या, कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आर्यन के इरादे भी उतने ही मजबूत थे। आर्यन के अंदर बदले की वो भड़क रही चिंगारी छोटी तो जरूर थी मगर विध्वंसक थी। आर्यन का गुस्सा खुद में ही आग की भट्टी था, जिसके अंदर रोज इस तरह की कई चिंगारियां पैदा होती थी। मगर वहीं इरादों का मजबूत आर्यन इस वक्त पेड़ों की पकड़ में उनके चंगुल में बेबस जमीन पर पड़ा हुआ था। शांत आवाज आर्यन के कानों को, उसके दिल को एक राहत दे रही थी। एक ऐसी राहत जो मानो आर्यन के कानों में हल्की आवाज में बोल रही हो कि अब खतरा टल चुका है। खतरा टल चुका है, मगर कहां? अब भी आर्यन उन पेड़ों के नीचे बेबस दबा हुआ पड़ा था। जब तक आर्यन उन पेड़ों से आजाद नहीं हो जाता तब तक उसके लिए खतरे का टलना मुश्किल था। आर्यन के दिमाग को एक और चिंता सता रही थी, और वो चिंता समय थी। मुसीबतें आर्यन के साथ रुक सकती थी, मगर समय कहां रुकने वाला था। समय तो अपनी रफ्तार से भाग रहा था। समय कब किसी के लिए रुकता है? वो तो बस भागता रहता है और अपने साथ साथ दुनिया को भगाता रहता है। आर्यन को अपने समय की चिंता खा रही थी। आर्यन अपने एक हाथ से पत्तों को हटाकर आसमान की ओर देखता है। बवंडर जा चुका था, हवा रुक चुके थे, सब कुछ एक बार फिर से सामान्य हो चुका था। धूप एक बार फिर बादलों से झटक कर बाहर निकल आई थी। सूरज की सुनहरी धूप अब नर्म हो चुकी थी। दोपहर जल्दी जल्दी गुलाटी मारते हुए शाम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रही थी। ये देखते ही आर्यन का दिमाग खराब हो जाता है। पहले ही उसके पास अभ्यास के लिए कम समय था, ऊपर से नई नई मुसीबत उसका कीमती समय बर्बाद कर रही थी। आर्यन अपने दमखम लगाते हुए उन पेड़ों की भारी भरकम डाल को हटाने की कोशिश करता है, ताकि थोड़ी ही सही मगर इतनी जगह बन पाए कि वो वहां से निकल पाए। मगर आर्यन पहले ही कोशिश में नाकाम हो जाता है, क्योंकि आर्यन के हाथों में अब जान बाकी नहीं थी। आर्यन का शरीर पहले ही थकान में चूर हो चुका था। ऊपर से इस हवा से भरे तूफान और बवंडर ने आर्यन की आंखों में इतनी धूल झोंक दी थी कि आर्यन की आंखें भी थकावट से चूर हो चुकी थी। वहीं आर्यन मानसिक रूप से भी थक चुका था। कुल मिलाकर आर्यन थकान के दलदल में फंस चुका था। उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसके हाथ पैर का उठना भी मुश्किल हो चुका था। ऐसी मुश्किल घड़ी में आर्यन का दिमाग काम करना बंद कर देता है।
आर्यन का दिमाग उसी वक्त हार मान लेता है। वो मन ही मन में खुद से बात करते हुए कहता है, क्या मुसीबत है भगवान, अगर मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी मुश्किलें तो मत बढ़ाओ। हाँ, क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं। ना तो अब मेरे शरीर में कुछ करने की ताकत बची है और ना ही कुछ सोचने की। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग की सारी शक्ति किसी ने चूस ली हो। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा आर्यन, अब फिलहाल हथियार डाल देने में ही भलाई है। उसका दिमाग और उसकी नसें सुन्न पड़ने लगी थी। आर्यन की आंखें बंद होने लगती है। तभी आर्यन को अपने दबे हुए एक हाथ में झुंझलाहट महसूस होती है। उसके साथ ही आर्यन जोर से अपने हाथ को झटकता है, मगर उसका हाथ तो फल की भारी भरकम डाल के नीचे दबा हुआ था, जिसकी वजह से आर्यन को हाथ झटकते ही और भी तेज दर्द का एहसास होता है। मगर इस दर्द के साथ साथ ही अचानक आर्यन की आंखें चमक उठती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत और एक छोटी सी खुशी का मिला जुला रूप बैठ जाता है। ये दर्द आर्यन के लिए शायद एक अच्छी खबर लेकर आया था। जैसे ही आर्यन ने अपने उस दबे हुए हाथ की तरफ देखा, वैसे ही आर्यन की नजर फलों से लदी हुई उस डाल पर पड़े। अपने लिए इतने सारे फलों को देखकर आर्यन के चेहरे की चमक बढ़ जाती है। आर्यन खुश हो जाता है। अगले ही पल आर्यन अपने आजाद हाथ से उस डाल से एक केले को तोड़ता है और जैसे तैसे बामुश्किल उस केले को छीलता है और गपाक करते हुए एक ही झटके में खा जाता है। केला खाते ही आर्यन गहरी सांस लेता है, जैसे कि उसके खाली पेट को एक सुखद शांति मिली हो। आर्यन झटपट और 3-4 केले इसी तरह से खा जाता है। यही नहीं, 4 केले खाने के बाद भी आर्यन के पेट को तृप्ति नहीं मिल रही थी, उसके पेट को शांति नहीं मिल रही थी। बस फिर क्या था, आर्यन यही नहीं रुका। उसने इसी तरह से लगभग 10-12 केले खा लिए और आखिरकार एक तेज डकार लेते हुए पूरी वाटिका में अपने पेट की तृप्ति का ऐलान कर दिया था। जैसे ही आर्यन की भूख शांत होती है, अपने आप ही उसकी थकी हुई आंखों में नींद का छोटा सा टुकड़ा घुलने लग जाता है। आर्यन अपनी आंखों को बंद होने से रोकता है। आर्यन को अब थोड़ी सी ताकत का एहसास हो रहा था। उसके शरीर में ऊर्जा एक बार फिर से स्थापित हो चुकी थी। आर्यन एक बार फिर अपने आप को पेड़ों के चंगुल से रिहा करने की कोशिश करता है। आर्यन अपने एक हाथ से पेड़ की एक पतली डाल और अपने एक पैर से पेड़ की बड़ी मोटी डाल को धकेलने की कोशिश करता है। आर्यन अपनी पूरी ताकत अपने हाथ और पैरों में झोंक देता है। ताकत लगाते हुए आर्यन का पूरा चेहरा लाल पड़ने लगता है। आर्यन के शरीर की हर एक नब्ज गहरे हरे रंग में घुल जाती है। उसकी हरी नसें शरीर में उभरने लगती है। आर्यन जितनी ज्यादा ताकत लगाता है, उसके हाथ और पैर का मांस उतना ही फूलता जाता है। उसके साथ ही उसकी नसें बुरी तरह से बाहर की तरफ उभरने लगती है। वो भारी भरकम लंबा चौड़ा पेड़ आर्यन की ताकत से हल्का सा ऊपर उठने लगता है। ये देखते ही आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट चिपक जाती है। एक तरह से ये कठिनाई आर्यन के लिए एक नए तरह का अभ्यास साबित हो रहा था। आर्यन को अपने शरीर की ताकत को आजमाने का मौका मिल रहा था और इससे बेहतर मौका आर्यन को कहां मिल सकता था। आर्यन के सामने इतना भारी भरकम लंबा चौड़ा पेड़ था और आर्यन के लिए यह अपनी दमखम आजमाने का सबसे बेहतर मौका था। आर्यन एक और बार अपने शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा करता है और अपने शरीर के ऊपर से उस पेड़ को हटाने की कोशिश करता है, मगर उस पेड़ का वजन आर्यन के शरीर से लगभग 300 गुना ज्यादा था। चाहकर भी आर्यन उस पेड़ को मौजूदा ऊंचाई से ज्यादा ऊपर नहीं उठा पा रहा था। आखिरकार आर्यन की ताकत बिखरने लगती है, उसकी हिम्मत टूटने लगती है, उसकी ऊर्जा वापस से कम पड़ने लगती है। देखते ही देखते वो वजनदार पेड़ धीरे धीरे नीचे आने लगता है। आर्यन चाहकर भी अब उस पेड़ का वजन इससे ज्यादा देर नहीं संभाल सकता था। कुछ ही देर में आर्यन के हाथ नीचे आने लगते हैं और एक ही झटके में वो पेड़ एक बार फिर आर्यन के ऊपर आ गिरता है। इस बार जैसे ही पेड़ गिरता है, उसकी पतली वाली डाल चटक के टूट जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपरी तने का वजन आर्यन के सीने पर आ गिरता है। अचानक ही आर्यन की सांस अटक जाती है, उसका दम घुटने लगता है। कुछ ही पलों में आर्यन की आंखें बंद होने लगी थी।
उसके शरीर की ऊर्जा भी खत्म होने लगती है। सांसों की कमी में चूर उसका बदन ढीला पड़ने लगा था। इसके साथ ही उसके बदन की सारी छोटी मोटी हरकत भी बंद हो जाती है। अगले ही पल बेहोशी आर्यन को अपनी आगोश में दबोच लेती है। आर्यन की आंखें बंद हो जाती है। जमीन पर पड़ा हुआ आर्यन हल्की बेहोशी वाली नींद में डूब जाता है। हवा हल्की हल्की सरसराने लगती है। जहां हवा में एक तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, तो वहीं हवा में दूसरी तरफ एक अजीब सा शोर भी था। कुछ तो अजीब था जो समझ के परे था। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे आर्यन अनजान था। अचानक ही आर्यन के नीचे मिट्टी के अंदर कोई अजीबोगरीब चीज रेंगते हुए निकलती है। ना जाने वो चीज क्या थी, मगर वो बहुत ही लंबी और मोटी रस्सी की तरह थी। वो चीज आर्यन के ठीक नीचे उसकी मिट्टी के अंदर से रेंगते हुए गुजरती है। अचानक ही मिट्टी में कुछ दरारें पड़ने लगती है। वो दरारें सिर्फ उतनी जगह तक फूटी थी जितनी जगह आर्यन और उसके सीने पर पड़े पेड़ों ने घेरी हुई थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं। तभी आर्यन के कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट भरी आवाज पड़ती है। जैसे ही वो फुसफुसाहट की आवाज आर्यन के कानों से होती हुई उसके दिमाग और दिमाग से होती हुई उसके शरीर में पहुंचती है, वैसे ही आर्यन के शरीर को एक तेज अजीबोगरीब झटका लगता है। आर्यन का पूरा शरीर अचानक से कांपने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विद्युत ऊर्जा ने आर्यन के शरीर को पकड़ लिया था। आर्यन अब भी बेहोशी की हालत में था, मगर उसके शरीर की ये अजीबोगरीब हरकत बढ़ती जा रही थी। तभी मिट्टी के अंदर रेंगती हुई वो चीज आर्यन के आसपास गोल गोल घूमने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चक्र सक्रिय होकर गोल घूम रहा हो। तभी आर्यन की दाहिने हाथ की एक उंगली पर लाल खून से सनी अंगूठी का निशान उभर आता है। आर्यन की उंगली में असल में कोई अंगूठी नहीं थी, मगर उसकी उंगली के आसपास वो निशान किसी असली अंगूठी की तरह चमक रहा था। अगले ही पल उसकी चमक और बढ़ जाती है। वो लाल रंग और भी गहरा हो जाता है। अगले ही पल आसमान में एक बिजली चमकती है और आर्यन की उंगली से वो अंगूठी का निशान गायब हो जाता है, मगर अब भी उसकी उंगली पर एक लहराते हुए सांप का निशान उसकी उंगली के आसपास गोल गोल घूम रहा था। ठीक वैसे ही जिस तरह आर्यन के नीचे मिट्टी के अंदर वो एक चीज तेजी से आर्यन के आसपास चक्कर लगाते हुए गोल घूम रही थी। आखिर क्या है मिट्टी के अंदर? क्या मिट्टी के अंदर है सर्प शक्ति? क्या आर्यन की उंगली के निशान और मिट्टी में घूमती हुई चीज के बीच है कोई रिश्ता? आखिर क्या है आर्यन की उंगली में लहराते हुए उस सांप की आकृति का मतलब क्या? मिट्टी में गोल घूमती हुई चीज आर्यन को खींच लेगी अंदर, या फिर जाग उठेगा आर्यन के अंदर शक्तियों का बवंडर? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। वजनदार पेड़ के नीचे बेबस और लाचार तरीके से दबा हुआ आर्यन, जो अपने सुध बुध भूल चुका था और बेहोशी की हालत में जकड़ा हुआ था, अचानक ही उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जिस पर किसी भी आम इंसान का यकीन कर पाना मुश्किल होगा। बेहोशी की हालत में होने की वजह से आर्यन खुद भी नहीं जानता था कि उसके साथ और उसके आसपास असल में क्या हो रहा था और क्या नहीं। अचानक ही जमीन की तह के अंदर घूमती हुई वो लंबी मोटी रस्सी की जैसी वो चीज क्या थी? उसके तुरंत बाद ही आर्यन की उंगली में उभरा हुआ वो लाल निशान के साथ ही उस अंगूठी के निशान का गायब होना और उस निशान में लहराते हुए सांप की आकृति, ये सब क्या था, क्या है और क्या हो सकता है, असल में कोई नहीं जानता था। मगर अगर सारी कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो जरूर इस गुत्थी को सुलझाना आसान हो सकता है। जैसे ही अचानक से आर्यन का बेहोश होना, उसकी बेहोशी के बाद जमीन में अचानक एक लंबी और मोटी चीज का गोल गोल चक्कर काटते हुए घूमना और हूबहू उसी तरह घूमती हुई आर्यन की उंगली में वो आकृति, कहीं ना कहीं शायद ये सब कुछ एक जुड़ाव बना रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन की उंगली पर उभरा हुआ वो सर्प शक्ति का निशान असल रूप लेकर जमीन के नीचे आ पहुंचा हो। मगर उस सर्प शक्ति के अचानक आने का कारण क्या हो सकता है? क्या वो आर्यन को इस मुसीबत से निकालने के लिए आया था, या फिर उल्टा वो आर्यन को किसी मुसीबत में धकेलने आया था? ये कोई नहीं जानता। देखते ही देखते मिट्टी के अंदर मौजूद वो चीज जोरों से गोल घूमते हुए आसपास की पूरी धरती को हिला देती है, जिसके साथ ही जमीन की मिट्टी में फूटी हुई दरारें बढ़कर और भी बड़ी हो जाती है। जमीन इस तरह से हिलती है जैसे जमीन के सारे पत्थर एक दूसरे से टकराकर कोई हलचल पैदा कर रहे हों। अचानक ही जमीन में पड़ी उन दरारों के अंदर से एक पल के लिए लाल रोशनी पैदा होती है। सारी की सारी दरारों से लाल रंग की रोशनी बाहर झांकने लगती है। तभी अचानक दो फन दिखाई देते हैं, मगर अगले ही पल वो फन गायब भी हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। अगले ही पल वो लाल रोशनी आर्यन की तरफ बढ़ने लगती है। देखते ही देखते वो लाल रोशनी आर्यन के उस उंगली की तरफ बढ़ने लगती है और जाकर आर्यन के उस उंगली में जाके समाने लगती है। जैसे जैसे वो लाल रोशनी आर्यन के उस उंगली में समा रही थी, वैसे वैसे आर्यन की उंगली में लहराते हुए उस सांप का निशान और भी सशक्त और मजबूत दिखाई देने लगता है। और अगले ही पल आर्यन चीखते हुए उठ पड़ता है। उठते ही आर्यन अपने आप को पेड़ों के नीचे दबा हुआ देखता है। अब वजनदार पेड़ों के नीचे खुद को इस तरह जकड़ा हुआ देखकर और इसके साथ ही सूरज की ढलती रोशनी, गुजरता हुआ दिन देखकर आर्यन का खून खौल जाता है। उसका समय उसके हाथों से निकलता जा रहा था। गुस्साया हुआ आर्यन अब पता नहीं क्यों और कैसे, मगर अपने अंदर दुनिया भर की ताकत महसूस कर रहा था। तभी आर्यन अपने हाथ के ऊपर पड़ी केले से लदी हुई उस डाल को एक ही झटके में उड़ा देता है। आर्यन के हाथों की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो मजबूत डाल एक ही झटके में दूर जा गिरती है। अब आर्यन के दोनों हाथ आजाद थे। आर्यन की सांसें अब भी अटक रही थी। उसका दम भरता जा रहा था। उसे पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु नहीं मिल रहा था, क्योंकि भारी भरकम पेड़ का बड़ा सा हिस्सा अब भी आर्यन के सीने पर पड़ा हुआ था। अब आर्यन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस पेड़ को अपने ऊपर से हटाने की, मगर उस पेड़ का आकार और वजन इतना अधिक था कि उस पेड़ को उठा पाना लगभग नामुमकिन था। तभी आर्यन अपने दोनों हाथों से उस पेड़ के ऊपरी हिस्से को उठाने की कोशिश करता है। मात्र इस कोशिश में ही आर्यन की जान निकल जाती है। उसके चेहरे का सारा नूर, सारा रंग गायब हो जाता है। उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। अगले ही पल आर्यन अपने दोनों हाथों को तेजी से ताकत लगाते हुए ऊपर की तरफ धकेलता है। इसके साथ ही आर्यन की उंगली का वो निशान अचानक ही चमक उठता है। आर्यन को अपने हाथ में एक तेज झटका महसूस होता है, जिसके साथ ही पेड़ का ऊपरी हिस्सा एक बार फिर आर्यन के सीने पर पूरी तरह जा गिरता है। आर्यन की चीख निकलती उससे पहले ही उसकी आवाज गले में दब जाती है। तभी आर्यन की उंगली में सांप का वो निशान जोर से फड़फड़ाने लगता है। उसी के साथ अचानक आर्यन को अपने शरीर में ढेर सारी ऊर्जा और ताकत का एहसास होता है। अगले ही पल आर्यन पेड़ के उस हिस्से को ऊपर उठा देता है। आर्यन खुद भी अपनी ताकत को देखकर हैरान रह जाता है। तभी अगले ही पल आर्यन अपने दाहिने पैर को उठाने की कोशिश करता है और उसी वक्त अपने आजाद पैर से उस पेड़ को लात मारता है। आर्यन की एक लात में ही वो बड़ा सा भारी भरकम पेड़ उछलकर दूर जाकर गिरता है। आर्यन अपने पैर की तरफ देखता है। उसके पैर एकदम सामान्य थे, मगर इन सब के बावजूद उसके पैरों की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। अगले ही पल आर्यन पेड़ को लेकर उठ खड़ा होता है। आर्यन के हाथ उस पेड़ को जमीन से कई गुना ऊपर उठा देते हैं। उठते ही आर्यन अपने हाथों को जोर से घुमाते हुए उस पेड़ को बहुत दूर फेंक देता है। यह नजारा देखकर आर्यन खुद भी हैरान था। उसे खुद अपनी ताकत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक ऐसा कारनामा कर दिया था जिसे देखकर कोई भी हैरानी में पड़ सकता था। अगले ही पल आर्यन आसमान में देखता है। शाम हो चुकी थी। समय काफी तेजी से निकलता जा रहा था। आर्यन के पास अपने दूसरे अभ्यास को शुरू करने के लिए वक्त बहुत कम था, इसीलिए आर्यन तुरंत उठ खड़ा होता है
और अपने अगले अभ्यास के लिए निकल जाता है। उसे अपने अगले अभ्यास के लिए गुरुकुल की बाहरी सीमा पर जाना था, जिसके लिए उसे एक घोड़े की जरूरत थी। इसीलिए आर्यन सबसे पहले इंदु महल के अस्तबल में जाता है। आर्यन वहां से एक घोड़ा निकाल कर लाता है और उस पर सवार होकर गुरुकुल की बाहरी सीमा पर जाने के लिए निकल पड़ता है। गुरुकुल की बाहरी सीमा पर एक बहुत ही खतरनाक नदी का तट था, जिसका नाम था शीत युक्ति। शीत युक्ति नदी अपने तेज और जानलेवा पानी के बहाव को लेकर प्रसिद्ध थी। पुराने काल से ही लोग ऐसा कहते आए हैं कि शीत युक्ति के पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी अपने साथ बहा कर ले जा सकती है, और जो भी व्यक्ति कभी शीत युक्ति में डूबा है उसका मृत शरीर किसी को नहीं मिल पाया है। आर्यन भी ये सभी बातें जानता था, लेकिन उसे अपने अभ्यास के लिए एक ऐसी ही नदी की तलाश थी जो उसे कड़ी से कड़ी टक्कर दे सके। आर्यन चाहता था कि वो नदी के बहाव की उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश करे, ताकि उसके शरीर की सारी मांसपेशियां सक्रिय हो जाए। साथ ही साथ वो उस तेज बहाव का मुकाबला करते समय अपनी बुद्धि को भी आजमा सके। आर्यन घोड़े पर एक छोटी सी यात्रा तय करने के बाद शीत युक्ति के किनारे पहुंच जाता है। शीत युक्ति का नजारा वाकई में देखने लायक था, जहां आर्यन घने पेड़ों का एक छोटा जंगल पार करके यहां पहुंचा था। नदी के किनारे से देखने पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था, और चारों ओर सिर्फ नदी के बहने की कलकल आवाज सुनाई पड़ रही थी। नदी के ठंडे पानी की वजह से चारों ओर कपा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी। आर्यन अपने साथ सिर्फ एक छोटा सा बस्ता लाया था, जिसमें कुछ ऐसे औजार हैं जिन्हें वो मुसीबत के समय अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आर्यन एक सुरक्षित स्थान पर अपने घोड़े को बांध देता है और वहीं पास में अपने बस्ते को भी संभाल कर रख देता है। इतना करके आर्यन सीधे नदी की तरफ उसमें छलांग लगाने के लिए बढ़ने लगता है। आर्यन जैसे ही नदी के थोड़ा और करीब पहुंचता है, वैसे ही नदी के पानी की तेज आवाज और पहले से और भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। हवाएं आर्यन को अपने फैसले पर एक बार और विचार करने पर मजबूर कर देती है। आर्यन एक बार फिर से सोचता है कि कहीं वो खुद को किसी बड़े खतरे में तो नहीं धकेल रहा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपना फैसला निश्चित कर लेता है और अपने मन में ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे यह अभ्यास करना ही होगा, क्योंकि इससे मिलने वाले फायदे उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में काफी मदद कर सकते हैं। आर्यन एक गहरी सांस के साथ ढेर सारी हवा अंदर खींचता है और बिना अगल बगल देखे सीधे नदी में छलांग लगा देता है। नदी का ठंडा पानी आर्यन के हाथ पैर इस कदर जमा देता है कि शुरुआत में आर्यन के लिए पानी में हिलडुल पाना भी मुश्किल होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे आर्यन के शरीर का तापमान पानी के तापमान में अनुकूलित होता जाता है, आर्यन अपने हाथ पैर ठीक तरीके से चलाने लगता है। पानी का तेज बहाव आर्यन को पहले ही काफी दूर ले आया था, इसीलिए जैसे ही आर्यन का शरीर तैरने के लिए तैयार होता है, वो सबसे पहले पानी के तेज बहाव से लड़कर तैरते हुए अपनी दिशा बदलने की कोशिश करता है। पानी के इतने तेज बहाव के विरुद्ध तैर पाना आर्यन के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर की सारी ऊर्जा, सारी ताकत झोंक देता है और जैसे तैसे पानी के बहाव की विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। आर्यन दूसरी दिशा में मुड़ तो चुका था, लेकिन पानी की एक एक लहर आर्यन के बदन पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई उस पर लठ से एक के बाद एक वार कर रहा हो। उल्टी दिशा में आर्यन लगभग ना के बराबर ही दूरी तय कर पाया था। तभी वो देखता है कि मौसम हल्का हल्का बदल रहा है और हवाएं भी अपनी गति बढ़ा चुकी है। जब उसकी नजर थोड़ी और दूर पड़ती है तो उसे समझ आता है कि दूर से एक जल का बवंडर बढ़ता हुआ उसकी ओर आ रहा है। आर्यन घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल अपने आप को उससे लड़ने के लिए तैयार कर लेता है। दूर से आ रहा पानी का भंवर जैसे ही आर्यन के करीब आता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे पूरी ताकत लगाकर नीचे की ओर खींच रहा हो। उस शक्तिशाली भंवर के सामने आर्यन की ताकत बहुत मामूली साबित हो रही थी। आर्यन अपने आप को पानी की सतह पर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता है
कि यदि वो एक बार पानी के अंदर चला गया तो फिर लौट कर सतह पर आना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पानी का भंवर आर्यन को अपने अंदर खींचता जा रहा था। आर्यन अपने शरीर का सारा बल लगाकर अपने आप को अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक आर्यन पानी के भंवर से लड़ता रहता है, लेकिन लड़ते हुए आर्यन को यकीन हो चुका था कि अगर वो इस तरह से लड़ता रहा तो इस एक भंवर को पार करने में ही रात हो जाएगी। इसीलिए आर्यन अपनी अकल दौड़ाता है और भंवर की लहरों से लड़ने के बजाय वो तैरता हुआ आता है और भंवर के बीचों बीच घुस जाता है। भंवर के बीचों बीच पहुंचकर आर्यन अपनी सारी ताकत अपने हाथों में एकत्रित करता है और उन्हें आगे की ओर फैलाकर उस भंवर को काटता हुआ उस पार निकल जाता है। थोड़ी देर तक लहरों से लड़ने के बाद आर्यन उस भंवर को पार कर लेता है। भंवर के उस पार पहुंचते ही आर्यन के तैरने की गति में कुछ तेजी आ जाती है। आर्यन अपने हाथ और पैर की मजबूत मांसपेशियों से पानी को पीछे की ओर हटाते हुए अपने शरीर की पूरी ताकत से अपने आप को आगे लेकर जा रहा था कि तभी आर्यन देखता है। आगे क्या होगा आर्यन की आने वाली जिंदगी में जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आर्यन देखता है कि अचानक ही धूप गायब हो जाती है। आर्यन सांस खींचते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखता है। दिन ढल चुका था, रात आ चुकी थी। तभी एक बड़ी सी लहर आर्यन को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और आर्यन को पानी के सबसे निचले तह तक खींच ले जाती है। आर्यन बुरी तरह से घबरा जाता है। तभी आर्यन गुस्से से पानी के अंदर ही जमीन की तह को खोद देता है। अगले ही पल अपने पैरों से जोरदार ठोकर मारते हुए आर्यन एक बार फिर पानी की सतह पर आ जाता है। इसके साथ ही आर्यन अपने हाथ और पैर से तैरते हुए पानी के अंदर इतनी ताकत झोंक देता है कि वो लहर के बीच में से बहते हुए उस लहर की धार को चीर देता है। मगर इन सब के बावजूद भी वो लहर अगले ही पल वापस जुट जाती है और इसके साथ ही और भी उग्र रूप ले लेती है। तभी आर्यन उस लहर के बीच में तैरता हुआ पहले तो उस धार को तोड़ देता है। आर्यन के हाथ किसी पतवार की तरह पानी की धार को काट रहे थे, तो वहीं आर्यन के पैर पानी की लहर को दूसरी दिशा की तरफ मोड़ते जा रहे थे। आर्यन अपने शरीर की सारी ताकत झोंकते हुए लहर के बीचों बीच जा घुसता है और अपने पतवार जैसे हाथों से पूरी लहर को मामूली पानी का ढेर बना देता है। अगले ही पल अपने शरीर को लहर के सामने किसी पत्थर की तरह बिछाते हुए उसकी धार की दिशा को दूसरी तरफ मोड़ देता है। आर्यन ने बड़ी ही चतुराई से पानी, लहर, धार और भंवर सबको मात दे दी थी। बस फिर क्या था, आर्यन ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और समय का अंदाजा लगाते ही पानी के भंवर से छूटकर नदी से बाहर निकल जाता है। आर्यन भंवर के जाल से निकल आया था। उसने अपना अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। आर्यन ने हर बार भंवर के जाल को तोड़ दिया था। जितनी भी बार भंवर ने आर्यन को डुबोने की कोशिश की, उतनी ही बार आर्यन ने उसकी धार को चीरते हुए उस भंवर का घमंड चकनाचूर कर दिया था। आर्यन उस भंवर से तब तक दो दो हाथ करता रहा जब तक कि उसके शरीर की पूरी ताकत खत्म नहीं हो गई, उसकी ऊर्जा गायब नहीं हो गई। खुशी की बात यह थी कि आर्यन ने एक ही दिन में दो दो अभ्यास पूरे कर लिए थे। इस अभ्यास को करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर खुद को उससे बचाते हुए आर्यन ने यह मुश्किल अभ्यास भी पूरा कर लिया था। अभ्यास करते हुए आर्यन को रात हो चुकी थी। एक और कीमती दिन ढल चुका था। रात होते ही आर्यन थका हारा गुरुकुल पहुंचता है। गुरुकुल पहुंचते ही आर्यन सबसे पहले अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाते ही आर्यन का अलसाया हुआ बदन थकान में चूर होकर डूब जाता है। आर्यन झटपट अपने कमरे की खिड़की खोलता है और बिस्तर से चिपक कर सो जाता है। सोते ही आर्यन की नींद लग जाती है। आर्यन एक भंवर से तो निकल आया था, मगर थकान में चूर आर्यन का बदन नींद के ऐसे भंवर में फंसता है कि सीधा उसकी नींद जाकर अगली सुबह को खुलती है। जब सुबह की हल्की भीनी धूप आर्यन के कमरे में पहुंचती है,
पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से जगमगा जाता है। इसके साथ ही धूप की तीखी किरण के कुछ छींटे आर्यन की आंखों पर भी जा पड़ते हैं। सुबह होते ही आर्यन एक झटके में उठ बैठता है और उसका पूरा तन मन बेचैनी से भर जाता है। ऐसा हो भी क्यों ना, अब आर्यन के 3 दिन में से एक दिन निकल गया था। आर्यन का कीमती वक्त घटते घटते कम होता जा रहा था। कल तक जहां आर्यन के पास 3 दिन थे, वहीं अब आर्यन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए थे। कायदे से देखा जाए तो ये 2 दिन भी आर्यन के लिए काफी थे, मगर योद्धा स्तर को हासिल कर पाना, वो भी 2 दिन के अंदर, काफी मुश्किल काम था। आर्यन का ध्यान नहीं लग रहा था। आर्यन बेचैनियों की गोद में सिर रखकर सो रहा था। जैसे ही नींद खुलती, वैसे ही आर्यन को सिर्फ अपनी मां यानी कि यही बेचैनियां याद आ जाती। आर्यन तुरंत अपने बिस्तर की कैद से बाहर निकलता है और अपने मुख्य अभ्यास की ओर बढ़ जाता है। आज आर्यन को सुबह के साथ साथ ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना था। आर्यन को जहां एक तरफ यामिनी की गुत्थी, उसकी बताई हुई पहेली को सुलझाना था, वहीं आर्यन को अपने अभ्यास को भी निरंतर जारी रखना था। बस फिर क्या था, आर्यन बिना समय गवाए अपने कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी जैसे ही आर्यन के शरीर से टकराती है, वैसे ही आर्यन का बदन दमक उठता है। आर्यन का शरीर अच्छे खासे तरीके से बदल चुका था। उसके शरीर में कई तरह के बदलाव आ चुके थे। जैसे उसका शरीर कठोर हो चुका था, उसके शरीर का मांस और भी गठीला हो चुका था। उसके शरीर के आकार में बदलाव आ चुका था। उसके कंधे उभर चुके थे और साथ ही साथ उसके बाजू और उसके पैर और भी वजनदार हो चुके थे। इसके साथ ही उसके चेहरे का आकार भी हल्का सा बदल चुका था। उसके गाल हल्के से फूल चुके थे। वही उसका कपाल भी फैल चुका था। सुंदरता शायद आर्यन के चेहरे पर दस्तक देने लगी थी। आर्यन का शरीर अब आकर्षक होता जा रहा था। उसके चेहरे की रंगत और चमक के साथ उसके लहराते हुए बाल किसी के भी दिल को जीत सकते थे। मगर आर्यन को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे किसी के दिल को जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो योद्धा स्तर को जीतना था, उसी को हासिल करना था। वही उसका एकमात्र सपना था। आर्यन अपने सपने को पूरा करने की जद्दोजहद में निकल जाता है। आर्यन अपने गुरुकुल के आखिरी हिस्से से होकर जाने वाली चढ़ान की तरफ पहुंचता है, जहां पर अक्सर वो अपने दोनों दोस्तों पृथ्वी और अनंत के साथ जाया करता था। जैसे ही आर्यन गुरुकुल के आखिरी हिस्से में पहुंचता है, वो ऊपर जाती हुई एक चढ़ान को देखता है। चढ़ान को देखते ही आर्यन ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में आर्यन उस चढ़ाई को करते हुए उस चढ़ान के ऊपर पहुंचता है। ऊपर का नजारा बहुत शांतिमय और खूबसूरत था। चारों ओर सुनहरी बिखरी हुई धूप, ढेरों अनगिनत पेड़ों की ठंडी हवा और उसके बीच कई सारे पंछियों के संगीत जैसी मीठी आवाज। जैसे ही आर्यन के कानों में घुलती, वैसे ही आर्यन के दिमाग के सभी चक्षु खुल जाते। आर्यन अपने अंदर एक तरह की शांति का अनुभव कर रहा था। इसके साथ आर्यन का दिमाग तरोताजा हो चुका था। ऊपर पहुंचते ही आर्यन एक शांत सी जगह को ढूंढता है। वैसे तो सारी जगह ही शांत थी, मगर आर्यन अपने लिए किसी खास तरह की शांति की तलाश कर रहा था, जिसकी वजह से ऊपर ऐसी ही एक जगह को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी ही देर में आर्यन को एक बेहद शांत सी जगह दिखाई देती है। उस जगह पर एक पत्थर की पट्टी जमीन पर बिछी हुई थी। साथ ही साथ उसके ठीक बगल से होते हुए एक बेहद छोटी सी झील पत्थरों के ऊपर से बहती हुई जा रही थी। इसके साथ ही बहुत दूरी पर मोर पंछी का छोटा सा झुंड अपने मस्ती में मगन था। आर्यन को वो जगह पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। आर्यन उस जगह को देखकर उस जगह को अपने मन ही मन में ध्यान में बैठने के लिए नियुक्त कर लेता है। अगले ही पल आर्यन उस जगह पर पालथी मारकर बैठ जाता है। आर्यन के दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता। उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई बात जरूर चलती रहती है, फिर चाहे वो बात आज की हो या फिर बीते हुए कल की। आर्यन के दिमाग में कभी आज तो कभी अतीत चलता रहता था। उसका खुद का अपना दिमाग कभी भी उसके अपने काम नहीं आता था।
आर्यन के लिए अपने दिमाग को शांत करना बेहद मुश्किल था। बाकी अन्य लड़ाई झगड़े, अन्य युद्ध कलाएं, सभी कुछ आर्यन के लिए आसान था, मगर अपने दिमाग को काबू करके उसे शांत कर पाना आर्यन के लिए बेहद ही मुश्किल था। आर्यन नियुक्त स्थान पर बैठ जाता है और अपने अभ्यास को शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होते ही आर्यन अपने दोनों हाथों को अपने टखनों के ऊपर रखता है और अपनी उंगली और अंगूठे को मिलाकर चक्र बनाता है। उसके बाद आर्यन अपनी उंगली और अंगूठे को इस तरह से एक दूसरे से मिलाता है जैसे शरीर की सारी ताकत घूम फिर कर उसी के शरीर में पहुंच जाए। चक्र का असल मतलब यही होता है। चक्र की बदौलत अंतरिक्ष ऊर्जाओं को शरीर में खींच सकते हैं और इसके साथ ही साथ उसके अपने शरीर की ज्यामिति में हमेशा के लिए बरकरार करके भी रख सकते हैं। सांसारिक और अंतरिक्षीय ऊर्जाओं और उनके संचार के बारे में आर्यन ने आध्यात्म की प्राचीन किताबों में पढ़ा था। आर्यन ने पहले से ही ध्यान की स्थिति से संबंधित सारा ज्ञान अपने दिमाग के पिटारे में डाल लिया था। आर्यन ने अंतरिक्षीय ऊर्जा के 3 आधारों के बारे में पढ़ा था, जिसकी वजह से वो जानता था कि इसका पहला आधार ही आधारहीन है। आधारहीन, जो कहता है कि आकाश में कोई आधार नहीं हो सकता, वो अपने आप में आजाद है। कैदी है तो सिर्फ नजरें, जो सिर्फ आसमान के छोर को ही देख पाती है और उन्हें ही आधारभूत आसमान का किनारा मान लेती है। वही इसी अंतरिक्षीय ऊर्जा का दूसरा आधार शाश्वत था। शाश्वत, ये आधार कहता है कि वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। शरीर अग्नि की गोद में बैठकर जल सकता है, तप सकता है, मगर आत्मा को कोई जला दे, कोई घाव दे, कोई कैद करने के बारे में सोचे, ये नामुमकिन है। वहीं इसका तीसरा और आखिरी आधार था निश्चल। निश्चल कहते हैं कि ध्यान स्थिति का तीसरा आधार मौन होता है। व्यक्ति को मन की मर्यादाएं तोड़कर आकाश में प्रवेश करने की जरूरत होती है। यह आकाश सिर के ऊपर नहीं बल्कि मन के अंदर है। जमीन, आसमान, चांद, सितारे, आग और हवा, सब कुछ मन के अंदर है। मन की आंखों से जो कुछ भी देखना चाहो, जहां भी जाना चाहो जा सकते हो। उस आकाश का ना कोई आदि है, ना कोई अंत, और ना वो आकाश पूर्णतः शांत है। वहां कुछ भी नहीं है, कोई बुलबुला तक नहीं, सब कुछ निश्चल है। आर्यन जानता था कि वो बिंदु उसके ही भीतर है। किसी भी पल वो उसमें प्रवेश कर सकता था। यदि आर्यन में आधारहीन होने का साहस होगा तो इसी पल आर्यन उसमें प्रवेश कर लेगा, क्योंकि मन और अंतरिक्ष दोनों के द्वार हमेशा खुले हैं। आर्यन सबसे पहले सिद्धासन स्थिति में बैठने के बारे में सोचता है। सिद्धासन में बैठकर आर्यन उसके भीतर की वायु को श्वासों के द्वारा गहराई से बाहर निकालता है। फिर कुछ समय के लिए आंखें बंद करके केवल सांसों को अंदर गहराई तक भरता है और वापस बाहर की तरफ छोड़ देता है। इस प्रक्रिया में आर्यन के शरीर की दूषित वायु बाहर निकलने लगती है। सारी गंदगी और ख्यालात भी इसके साथ ही बाहर निकलकर मन को शांत कर देते हैं। आर्यन कई पहर तक इस अभ्यास को दोहराता रहता है। इसके बाद आर्यन सिद्धासन में आंखें बंद करके बैठ जाता है। उसके बाद अपने शरीर और मन पर से तनाव को हटाने की कोशिश करता है और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देता है। चेहरे पर से भी तनाव हटा देता है। बिल्कुल शांत भाव को महसूस करने की कोशिश करता है। आर्यन महसूस करता है कि उसका पूरा शरीर और मन पूरी तरह शांत होने लगा था। उसके नाखून से सिर तक सभी अंग शिथिल हो गए थे। अचानक ये मौसम हल्की सी अंगड़ाई लेता है। आसमान की धूप नर्म रेशम सी बिखरने लगती है। उसी वक्त धूप के साथ साथ काले बादल भी आसमान में निकल आते हैं। बहुत ही हल्की सी बारिश की बूंदें जमीन की तरफ गिरने लगती है। इंद्रधनुष भी आसमान की गोद से बाहर निकल आता है। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सभी करिश्मे अपने लिहाफ से बाहर आ निकले थे। वहीं ध्यान की स्थिति में बैठा हुआ आर्यन अपने भीतर कुछ महसूस करता है, जैसे बिजली की शक्ति, इंद्रधनुष के रंग, बादलों की गर्जना, धूप का तेज, बारिश का कटाक्ष। अचानक ही आर्यन को अपने अंदर कई अलग अलग तरह की ऊर्जाओं के पैदा होने का एहसास होता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर ही वो सारी ऊर्जाएं जन्म ले रही हों।
कई तरह की अलग अलग ऊर्जा आर्यन के शरीर में अपने आप ही जगह बनाने लगी थी। आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर ही सारा ब्रह्मांड उभर आया हो। तभी क्या आर्यन की मेहनत रंग लाएगी? क्या आर्यन है योद्धा स्तर को हासिल करने के बेहद करीब? मौसम का बदलना आखिर है किस बात का संकेत? क्या जादू की तरह कोई कायनाती ताकत मिल जाएगी आर्यन को? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आर्यन ध्यान की स्थिति में बैठ चुका था। जैसे ही आर्यन ने सिद्धासन में बैठकर अपने चित्त को एक सार किया, अपने दिमाग से हर विचार को बाहर निकाला, अपनी हर एक भावना को दिमागी कूड़ेदान में पटक दिया, आर्यन का मन एकदम शांत स्थिति में पहुंच चुका था। इतना शांत कि एक विचार, एक भावना, एक छोटा सा भी तर्क आर्यन के दिमाग में पनाह नहीं ले रहा था। आर्यन का मन लगभग लगभग सुन्न पड़ चुका था, जिसमें किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं थी। जब आर्यन इस स्थिति में पहुंच चुका था, तब आर्यन इंसानी दुनिया से एक वक्त के लिए कट चुका था। कोई भी मानवीय भाव, इंसानी रिश्ता और कोई भावनाओं के बीच किसी भी तरह का संबंध आर्यन को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ना सुख ना दुख, आर्यन को किसी भी चीज का कोई एहसास नहीं हो रहा था। कुछ देर इसी मुद्रा में बैठे रहने के बाद आर्यन को अचानक ही अपने शरीर के अंदर कुछ भयानक चीज के होने का एहसास होता है। आर्यन को समझ नहीं आता कि वो चीज क्या है क्या नहीं, मगर आर्यन को इस चीज का एहसास जरूर हो रहा था कि कोई ना कोई चीज उसके शरीर के अंदर जन्म ले रही थी। उसे अपने शरीर में किसी तरह की ऊर्जा का आभास होने लगा था, बस वो खुद समझ नहीं पा रहा था। आर्यन भावहीन मुद्रा में बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है। तभी अचानक आर्यन को अपनी नाभि में एक विस्फोटक ऊर्जा का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी नाभि के केंद्र से कोई ऊर्जा जन्म ले रही हो। कोई तो बड़ी ऊर्जा का आगमन आर्यन अपने शरीर के अंदर महसूस कर पा रहा था। आर्यन अपनी उंगली और अंगूठे को कसकर मिलाता है और उस चक्र को और भी मजबूत कर लेता है, इतना कि उन दोनों के बीच से हवा भी ना गुजरने पाए। बस आर्यन इसी तरह ध्यान की स्थिति में बैठा रहता है। आर्यन समय सीमा को लांघ चुका था। उसे समय का कुछ अता पता नहीं था। आर्यन सुबह के समय ध्यान की स्थिति में बैठा था और अब दोपहर का वक्त हो चुका था। आर्यन के अंदर जो भी शक्ति जन्म ले रही थी, वो धीरे धीरे कुंडली बना रही थी। बेचारा आर्यन, वो ध्यान की ऐसी मुद्रा में जा पहुंचा था कि उसे अपने आसपास का कोई एहसास तक नहीं बाकी था। समय गुजरता जा रहा था। अचानक ही आर्यन को अपने अंदर एक खिंचाव महसूस होता है। आर्यन की नाभि में बन रही ऊर्जा कुछ और नहीं बल्कि चुंबकीय तरंगे थी। आर्यन की नाभि के आसपास अचानक ही चुंबकीय तरंगे बनने लगती है। इसके साथ ही उन तरंगों ने आर्यन के सिर और दिमाग को अपने काबू में कर लिया था। ऐसा होते ही आर्यन के माथे पर एक छोटी सी सफेद बिंदी उभर आती है। ये बिंदी कुछ और नहीं बल्कि आज्ञा चक्र की निशानी थी। आर्यन का आज्ञा चक्र जागृत हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद वो चुंबकीय ऊर्जा, वो चुंबकीय तरंगे और भी कई गुना बढ़ने लगती है। आर्यन का सुन्न पड़ा हुआ बदन अब सांसारिक सीमाओं को तोड़ रहा था और आगे चलते ही आर्यन को अपने अंदर महसूस होता है सूरज का ताप, चंद्रमा की ठंडक, सितारों की चमक, ग्रहों की थिरकन। अचानक ही आर्यन महसूस करता है कि उसका शरीर अपनी एक दुनिया को छोड़कर अंतरिक्ष की ऊर्जाओं को महसूस कर पा रहा था, उनकी बातों को समझ पा रहा था, उस ऊर्जा में छुपे शब्दों को सुन पा रहा था। समय चक्र घूमने लगता है। दोपहर अपने हाथों से फिसलकर शाम की तरफ निकल जाती है। सूरज डूबने लगता है। उसकी लाल गहरी रोशनी पूरे आसमान को अपने कब्जे में कर लेती है। सब्जे पर उफुक की लाली आ ठहरती है और पंछियों के सभी तान एकदम शांत हो जाते हैं। शाम होते ही पूरा मौसम और उसका रंग अचानक ही बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे उफक का खून अपने रंग की लाली चारों तरफ बरसा रहा हो।
जहां एक तरफ मौसम बार बार करवट बदल रहा था, बार बार अंगड़ाई ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ आर्यन, जो किसी पत्थर की शिला के जैसे एक ही स्थिति में जम चुका था, बाकी दुनिया से कट चुका था। उसे ना तो किसी की भी भावनाओं का कोई एहसास था और ना ही समय के भागते पहिए का एहसास था। आर्यन की नाभि से निकलने वाली चुंबकीय तरंगें अचानक ही अंतरिक्षीय ऊर्जाओं को अपनी तरफ खींचने लगती है। इसके साथ ही ढेर सारी ऊर्जा आर्यन के शरीर में प्रवेश करने लगती है। वो चुंबकीय तरंगे सूरज से उसकी गर्मी खींच रही थी, तो वहीं बादलों की कोख में छुपे चांद को खदेड़ कर उसी वक्त उस चांद से उसकी ठंडी बर्फ सी चांदनी खींची जा रही थी। इसके साथ ही कई ढेरों चमकदार सितारों की चमक आर्यन की चमड़ी में उतरकर घुलने लगी थी, तो वहीं पलक झपकते ही टूटते हुए तारों की सारी विस्फोटक ऊर्जा भी आर्यन के शरीर की तरफ मुड़ जाती है। आर्यन का पूरा शरीर ऊर्जा और ताकत से भरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सारी ऊर्जा आर्यन के शरीर के अंदर उतरकर उसकी नसों में, उसकी रगों में, उसकी सांसों में मिलती जा रही थी। मौसम के दृश्य भी इस तरह से बदल रहे थे जैसे आर्यन का दिमाग ही उन्हें काबू कर रहा हो। सूरज का निकलना, धूप की गर्माई और नरमाई, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन के दिमाग ने सब कुछ काबू कर रखा हो। जैसे ही सूरज का ताप आर्यन की मांसपेशियों में बहता है, उसकी मांसपेशियों का मांस और भी लचीला और भी मजबूत हो जाता है। उसके हाथों की बनावट में एक कसावट आ जाती है। उसके पूरे बदन का मांस ही कसावट से तन जाता है। चांद की शीतलहर आर्यन के माथे में राख की लकीरों से उभर आती है। आर्यन अपने लक्ष्य के बेहद करीब आता जा रहा था। आने वाला हर अगला पल आर्यन को उसके लक्ष्य की ओर लेकर जा रहा था। वो सारी ऊर्जाएं जो आर्यन के शरीर में घर कर रही थी, आर्यन के शरीर में पहुंच रही थी, सभी उसके शरीर के अंदर एक योद्धा के अनुरूप बदलाव में जुड़ गई थी। जैसे ही कायनात ऊर्जाओं का काम खत्म होगा और आर्यन के शरीर की मरम्मत खत्म होगी, तब तक आर्यन योद्धा स्तर को हासिल कर चुका होगा। लगभग आर्यन योद्धा स्तर के आधे चरण पर पहुंच चुका था। उसके ध्यान की स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी थी कि सांसारिक ऊर्जाओं के साथ साथ कायनाती ऊर्जाओं के द्वार भी खुल चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्यन अपनी ध्यान शक्ति से अनंत ब्रह्मांड की तरफ बढ़ने लगा था। आर्यन का दिमाग अनंत ब्रह्मांड के द्वार को खोल रहा था, मगर आर्यन जानता नहीं था कि अनंत ब्रह्मांड के द्वार को खोलना उसके लिए कितना जानलेवा हो सकता था। अनंत ब्रह्मांड के अंदर ऐसी शक्तियां छिपी हुई थी जो आर्यन के इंसानी शरीर को एक पल में किसी बारीक कण की तरह मिटा सकती थी। आर्यन का इंसानी शरीर अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को झेलने में असमर्थ था, मगर आर्यन इस गलती में आगे बढ़ता जा रहा था। उसे अपने मन के अंदर जो भी दुनिया दिखाई दे रही थी, आर्यन उस हर दुनिया के सितारे से रोशनी छीनने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से आर्यन के अंदर विकसित हो रही वो चुंबकीय तरंगे भी आर्यन का इस काम में भरपूर साथ दे रही थी। तभी अचानक झील के पानी में कुछ थरथराहट होती है। झील के पानी के पत्थर हिलने लगते हैं। वो थरथराहट की आवाज आर्यन के कानों तक पहुंच तो रही थी, मगर उन कानों के अंदर प्रवेश करके आर्यन के दिमाग तक पहुंचने में असमर्थ थी। आर्यन की ध्यान स्थिति इतनी मजबूत थी कि उस आवाज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अब भी उसी मुद्रा में उतनी ही गहनता से बैठा हुआ था। आर्यन जिस पेड़ के नीचे पत्थर की शिला पर बैठा था, अचानक ही उस पेड़ से किसी चीज के लिपटने और सरकने की आवाज आने लगती है। धीरे धीरे वो आवाज और भी बढ़ती जाती है। कुछ पलों में तो वो आवाज और भी कई गुना बढ़ जाती है, इतनी कि किसी भी आम इंसान को वो आवाज बड़ी ही आराम से सुनाई दे जा सकती थी। मगर आर्यन की ध्यान स्थिति इतनी मजबूत थी कि उसे उस आवाज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर झील के पानी की वो थरथराहट और पेड़ों से आती हुई वो आवाज आखिर किस बात का संकेत है? आखिर अचानक आती हुई ये आवाज क्या है? और इस आवाज से पूरी तरह अनजान है आर्यन। क्या ये आवाज उसके लिए किसी खतरे की ओर इशारा है?
कुछ ही पलों में पेड़ पर किसी चीज के होने की सरकने की आवाज और भी बढ़ जाती है। असल में उस पेड़ के डाल के ऊपर एक गहरे हरे रंग का सांप था, जो धीरे धीरे डाल के ऊपर सरकता हुआ आर्यन की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी झील के पानी की थरथराहट भी बढ़ जाती है। अचानक ही झील के पानी में एक काले रंग की कोई लंबी सी चीज चमकती हुई दिखाई देती है। वो चीज बहुत ही ज्यादा लंबी थी। ऐसा लग रहा था कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक आसानी से पहुंच सकती थी। तभी अगले ही पल उस पेड़ पर और भी सांप दिखाई देने लगते हैं। कुछ ही पलों में उस पेड़ की हर डाल एक सांप से लद जाती है। हर डाल पर एक अलग तरह का सांप बैठा होता है। सभी सांप धीरे धीरे सरकते हुए आर्यन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही पलों में वो सभी सांप पेड़ से सरकते हुए नीचे जमीन की ओर आ पहुंचते हैं। सभी सांप अलग अलग आकार और प्रकार के थे। सभी के रंग भी एक दूसरे से काफी अलग थे। जैसे ही वो सभी सांप जमीन पर नीचे उतरकर रेंगने लगते हैं, वो सभी आर्यन के आसपास इकट्ठा होते जाते हैं और आर्यन के आसपास एक गोल घेरा बना लेते हैं। आर्यन अब भी ध्यान की कड़ी मुद्रा में बैठा हुआ था। उसे अपने आसपास चल रहे कारनामे के बारे में कोई खैर खबर नहीं थी। जहां आर्यन एक तरफ बिल्कुल शांत था, वहीं दूसरी तरफ आर्यन की वही शांति को बनाए रखते हुए वो सभी सांप बिल्कुल धीमे धीमे आर्यन के आसपास एक घेरा बना लेते हैं। सबसे अजीब बात सिर्फ इतनी थी कि किसी भी सांप ने ना तो आर्यन को काटा और ना ही फुसफुसाने की कोई आवाज की। तभी अगले ही पल झील से निकलकर एक सबसे बड़ा सांप बाहर आता है। वो सांप बहुत ही भयानक था। उसकी चमड़ी काली और चमकदार थी। आते ही वो आर्यन के ठीक सामने अपना फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। अगले ही पल आर्यन अपनी उंगलियों की मुद्रा बदलता है और अंतकोटि मुद्रा में आ जाता है। उसकी आंखें बंद ही रहती है। अंतकोटि मुद्रा में बैठते ही अचानक ही सब कुछ बदल जाता है। संसार में मौजूद सभी प्रकार की ऊर्जा आर्यन की दिशा में प्रवाह होने लगती है। धूप की घटा, वायु की गति, मध्यम चांदनी, झील का पानी और मिट्टी के कण, सब कुछ आर्यन की दिशा में उड़ने लगते हैं। कुछ ही पलों में अनंत ब्रह्मांड का द्वार टूट पड़ता है। आर्यन की पीठ के बीचों बीच एक रिक्त स्थान उभर आता है। अगले ही पल आर्यन के शरीर में चक्रों के सभी द्वार खुल पड़ते हैं। आर्यन के शरीर में अचानक ही ढेर सारी ताकत, ऊर्जा, शक्ति प्रवेश करने लगती है। मगर आर्यन जानता नहीं था कि अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके लिए कितना बड़ा खतरा थी। तभी वो काला चमकदार सांप उन सभी बाकी सांपों के आसपास एक और घेरा बना लेता है। अचानक ही सब कुछ काया पलट हो जाता है। सांसारिक और कायनाती ऊर्जा अपना रास्ता बदल लेती है और सारी ऊर्जा और शक्ति उन सांपों के घेरे से टकराते हुए नष्ट होने लगती है। उस ऊर्जा में इतनी शक्ति थी कि उस काले चमकदार सांप की चमड़ी फीकी पड़ने लगी थी। इसके साथ ही उन सभी सांपों की चमड़ी भी झुलसने लगी थी। अगले ही पल वो काला चमकदार सांप अपना फन फैलाकर मुंह फाड़ता है और सारी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है और जल्दी से झील के पानी के अंदर पहुंच जाता है। उसके साथ ही बाकी सभी सांप भी तितर बितर होकर भाग जाते हैं। मगर थोड़ी ही दूर जाकर वो काला चमकदार सांप अपना दम तोड़ देता है। इसके साथ ही आर्यन का ऊर्जा चक्र भी टूट जाता है। अचानक ही आर्यन को अपने अंदर एक तेज झटका महसूस होता है। उस झटके के साथ ही आर्यन की आंख खुल जाती है और उसका सिर दर्द से फटने लगता है। थोड़ी ही देर में जब आर्यन सामान्य होता है तो उसे एहसास होता है कि वो अपने अभ्यास में नाकाम हो गया है। जैसे ही आर्यन को एहसास होता है कि वो योद्धा स्तर को हासिल नहीं कर पाया, उसका दिल टूट के बिखर जाता है। उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। उसकी समझ उसका साथ छोड़ देती है। उसके होश ठिकाने नहीं रहते। वो पूरी तरह से पगला जाता है। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद आर्यन योद्धा स्तर को हासिल करते करते चूक गया। आखिर कैसे उठाएगा आर्यन इस नाकामी का बोझ? बिना योद्धा स्तर को हासिल किए कैसे बच पाएगा आर्यन? क्या अब आर्यन को लेना पड़ेगा अदला बदली में भाग?
किस तरफ लेगी आर्यन की जिंदगी अब एक नया मोड़, जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।